ठीक है, तो डीएस क्या होता है फ्रेम के लिए हमारा? तो जनरली हमने बात की थी डीएस जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, डीएस इज इक्वल टू डीएसई प्लस डीएस आई। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है। आवाज धीमी आ रही है? बाकी सबको भी धीमी आ रही है? सर हमें तो ठीक आ रही जी है। सर। हमें नॉर्मल आ रही है जैसे आती है आगे पीछे। ये कह रहे हैं सर। कैसे ही आ रही है? आपका नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा। ठीक है, तो डीएस आपका क्या होता है? डीएस ई प्लस डीएस आई। ई मतलब एक्सटर्नल, आई मतलब इंटरनल। ठीक है, तो दोनों का सम करेंगे तो वो क्या बनता है? टोटल डीएस। ठीक, देखो फ्रेम के अंदर हमें जो क्वेश्चन ज़्यादा लगता है कि जो आएगा फ्रेम के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। फॉर्मूला का क्या होता है मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी प्लेन फ्रेम को काटोगे, प्लेन फ्रेम का मतलब क्या होता है? 2D फ्रेम। ठीक है, 2D फ्रेम, प्लेन फ्रेम इज 2D फ्रेम। तो प्लेन फ्रेम को कहीं भी काटोगे तो उसको कितनी, आपको कहीं भी कट लगाओ कितनी फोर्सेस दिखेंगी? 3 फोर्सेस आर सेम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? 3m प्लस आर माइनस 3j। और अगर किसी हम स्पेस फ्रेम की बात करें, स्पेस फ्रेम मतलब कि 3D, तो ds का फॉर्मूला हो जाएगा 6m प्लस आर माइनस 6j। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज आपने याद रखने हैं। ठीक है, कल एक आप लोगों को ट्रिक भी बताई थी, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो ट्रिक अगर आप लोग को याद हो तो जरा जल्दी से इसका निकाल के बताएं कि क्या ds आएगा। जरा जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे। 3। ठीक है, कल और ट्रिक अगर याद है तो ds बता दो मुझे क्या आएगा इस फ्रेम का। सर अब जॉइंट आया, अब तो 3 नहीं आएगा शायद। ठीक है, तो आपको फ्रेम के अंदर जॉइंट और मेंबर हिंज दोनों दिख रहे हैं। जॉइंट पे भी हिंज दिख रहा है, मेंबर पे भी हिंज दिख रहा है। तो अब डी एस आई जो है वो 3 नहीं बोल सकते। ठीक है, मुझे जानना है डीएस। तो डीएस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 3c माइनस 3c माइनस आर डैश। यहाँ पे मेंबर हिंज पे देखो कितना आर डैश प्रोवाइड करोगे? 1। और यहाँ पे कितने मेंबर आके मीट कर रहे हैं? 3m माइनस 3m लिखेंगे या m डैश माइनस 1 लिखेंगे? 3 सेम ही बात है। ठीक है, तो केवल क्या लिखेंगे? m डैश माइनस 1 इस तरह से। तो मेंबर कितना मिल रहा है? 3 आके 1 2 3, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये लेफ्ट वाला सपोर्ट ओके है, रिजिड है। राइट वाला सपोर्ट क्या? हिंज है। इसको रेजिस्टेंस कितना देना है? एक रिएक्शन और देना है। टोटल आर डैश कितना हो गया आपके पास? 1 प्लस 1 प्लस 2, आर डैश आपके पास 4 हो गया। तो डीएस क्या होता है? 3c। कट कितने लगाओगे? एक कट यहाँ लगा दो, एक कट यहाँ लगा दो। ठीक है, तो कट 2 लगे, c इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 माइनस आर डैश कितना हो गया? 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो डीएस इतना आ गया। अगर मुझे पूछा जाए कि डीएस ई निकालना है, एक्सटर्नल निकालनी है डिटर्मिनेसी, एक्सटर्नल के लिए मैं हमेशा किसको देखता हूँ? सपोर्ट को देखता हूँ। बात समझ आ रही है? और सपोर्ट के लिए डीएससी कैसे लिख सकते हो? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर अगर 2D कंडीशन है तो कैपिटल आर कितना प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा? 3। ये रोलर है कि हिंज है? हिंज है, तो कितनी? 2 रिएक्शंस। तो कैपिटल आर कितना हो गया? 5। छोटा आर क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, वो कितनी होती हैं? 3 इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ आ गई? तो डीएस है, इसमें हमको कितना आ गया था? मैंने कल आई थिंक ये सेम क्वेश्चन किया था कल भी, है ना? ये सर ये क्वेश्चन किया था कल, लेकिन उसमें जो डीएस है वो 1 आ रहा था। जो आपने 2 निकाला यहाँ पे 1 आ रहा था। तो क्वेश्चन में कुछ चेंज होगा? हाँ सर यही है हिंज का, वहाँ हमने शायद 2 लिए हैं। रोलर सपोर्ट है उसमें। उसमें रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ चेंज। ठीक है, तो आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन कल भी किया था। फॉर्मूला आपको याद है? तो नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं स्टैटिक डिटर्मिनेसी फॉर बीम्स। लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे डिटर्मिनेसी फॉर ट्रसेस। बीम का कम होता है, छोटा मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, तो बीम पढ़ लेते हैं। बीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को डायरेक्टली स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है क्वेश्चन में,
कि बीम का जो भी टोटल इंडिटर्मिनेसी होता है, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है, वो किसके बराबर होता है बताओ जरा? वो एक्सटर्नल के बराबर होता है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के बराबर होता है। क्योंकि बिकॉज बीम के लिए डी एस आई क्या होता है? 0। बीम के लिए इंटरनल इंडिटर्मिनेसी क्या होता है? 0। तो फिर आप क्या लिख पाओगे? डी एस इज इक्वल टू डी एस ई। और एक्सटर्नल को कैसे लिखते हो? अगर 2D कर रहे हो तो एक्सटर्नल को कैसे लिखते हो? कैपिटल आर माइनस छोटा आर कितना होगा? 3। 3 अगर 3D कर रहे हो तो ds कैसे लिखोगे? ds इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस R माइनस -6 6। 6 इतना सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है, तो बीम में ये चलेगा आपका। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग कोई भी बीम का निकाल सकते हो। लेट अस से कि ये कॉन्टिन्यूस बीम है, इस तरह से। इसका ds बता दो मुझे। अगर आपसे कोई पूछे इसका ds क्या, तो आप समझेंगे ds और dsc तो बराबर ही आएंगे, दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, तो क्या निकालोगे वैल्यू? कितना रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? हिंज पे 4 रिएक्शन, 2 दो रिएक्शन, 2 दो रिएक्शन और एक रिएक्शन। कितना हो गया टोटल? 2 + 2 + 2 6 + 7 और स्मॉल आर कितना आ जाएगा? 3 इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन जरा ये भी करना। इसका ds का वैल्यू निकालो जरा। जीरो। सब लोग निकालेंगे? देखें इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। आपके लिए एक लोडिंग केस बना दी। मैंने आपको बार बार पहले भी समझाया कि अगर बीम पर लोडिंग एब्सेंट हो, है ना, इधर बीम पर पहले वाले केस में बीम पर लोडिंग नहीं दिखाया, तो मतलब हम कौन सा लोडिंग कंडीशन मान लेते हैं? जनरल लोडिंग। और जनरल लोडिंग कंडीशन में हम लोग क्या सोचते हैं? बीम पर वर्टिकल लोड भी है, इंक्लाइन लोड भी है, हॉरिजॉन्टल लोड भी है। इस तरह से अगर इंक्लाइंड आ गया तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। पर दूसरे केस में अगर आप देखो तो वहां पर लोड ड्रॉ किया गया है। तो अगर लोड ड्रॉ हो गया क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसको बोलोगे लोड स्पेसिफिक केस। लोड स्पेसिफिक केस का मतलब ये है कि बीम पर लोडिंग केवल क्या लग रहा है? वर्टिकल लोडिंग लग रहा है, वर्टिकल लोडिंग ओनली एक्टिंग ऑन द बीम। ठीक है, तो जब बीम पर लोडिंग वर्टिकल है तो बीम का रिएक्शन भी क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू लोड। अगर क्योंकि बीम को वर्टिकल डायरेक्शन में ही लोड लगाया तो बीम, ऑल्दो हिंज के पास दो रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, पर क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोड ही नहीं है। तो कितना रिएक्शन प्रोड्यूस होगा? सिर्फ एक। हिंज है फिर भी एक हो रहा है, यहाँ भी हिंज है यहाँ पे भी एक हो रहा है, और रोलर तो करता ही एक है। हिंज का कैपेसिटी 2 होता है, पर प्रोड्यूस को क्या कर रहा है? वर्टिकल कर रहा है, क्योंकि लोड केवल क्या लगा है? वर्टिकल लगा है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए? R - 3 फॉर्मूला है, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। 3 - 3 इक्वल टू 0। तो ये आपने ये चीज पर ध्यान देना है कि बीम पर लोड लगाया है कि नहीं लगाया। सेम क्वेश्चन में अगर बीम पर लोड एब्सेंट होता तो ds की वैल्यू चेंज हो जाती। देखना, अगर लोड एब्सेंट है तो हम समझेंगे कि जनरल लोडिंग कंडीशन आ गया। तो जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए यहाँ पे रिएक्शन कितनी डेवलप होंगी? 2। यहाँ कितनी डेवलप होंगी? 2। दो। और यहाँ 1। तो ds का फॉर्मूला क्या है? 5 - 3, 2 वैल्यू हो जाती है ds की। 3 2। बात समझ आ गई आप लोगों को? जरा स्क्रीनशॉट ले लो कागज पर। हो गया? चलो ठीक है, सबका हो गया था। चलो ठीक है, तो ये आपने पढ़ा बिल्कुल एक कन्वेंशनल अप्रोच, जिससे हम लोग फॉर्मूला, जिससे हम
हर केस में डीएस वैसे निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल डीएस जो है हमेशा R-3 होगा 2D में, चाहे वो फ्रेम है, चाहे वो ट्रस है, चाहे वो बीम है, ठीक है। और बीम के केस में नेचुरली बात है कि डीएस ई ही डीएस के बराबर हो जाता है, तो फॉर्मूला यही रिड्यूस हो जाता है, ठीक। पर हम लोग सीखेंगे अब बीम में एक ट्रिक, जैसे कल हमने किस में सीखा था, फ्रेम में। तो बीम में ट्रिक क्या सीखना है, कल हमने क्या सीखा था, फ्रेम में हमने क्या बनाए थे, पेड़ बनाए थे, फ्रेम में हमने ट्री बनाए थे। तो बीम में हमने बीम को कैंटिलीवर बीम बनाना है। बस इतनी सी पॉइंट याद रखो कि अगर बीम का डीएस निकालना है तो ट्रिक ये है कि बीम को क्या बनाना है, कैंटिलीवर बीम। अब जरा देखना, ठीक है। पहले आसान प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। ये एक बीम है मेरे पास और मुझसे कहा गया कि इसका डीएस निकालो। आप लोग फॉर्मूले से निकाल सकते हो R-3 से, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले ट्रिक सीखेंगे साथ में इसके, ठीक है। इस टाइम जो बीम है वो कॉन्टिन्यूस कैटेगरी का है, ठीक है। तो बीम पर क्या है कि 3 सपोर्ट हैं। और कैंटिलीवर बीम कैसा होता है, कैंटिलीवर बीम तो ऐसा होता है कि एक साइड फिक्स होता है और बाकी हर जगह क्या होता है, बीम फ्री होता है। समझ आ रही है बात? तो मतलब इसको, इस बीम को कैसा बनाना है, ऐसा। तो कैसे बनेगा, हमें पता है कि रिएक्शन आ रही होंगी 2। जनरल लोडिंग कंडीशन के लिए हिंज पे कितनी रिएक्शन आ रही होंगी, 2 रिएक्शंस। रोलर पे कितनी आ रही होंगी, 1 रिएक्शन। अगर मैं तीनों रिएक्शंस को रिमूव कर दूं तो बीम कैसा बन जाएगा, कैंटिलीवर बनेगा। तो देखो मैं बीम के लिए डीएस का नया फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड इन ऑर्डर टू मेक, यार ये साउंड जिसका आ रहा है उसको प्लीज बंद कर दें। कैंटिलीवर बीम, हमने कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव किए इन ऑर्डर टू मेक ए बीम, इन ऑर्डर टू मेक ए कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम बनाने के लिए कितने रिएक्शंस आपको रिमूव करने पड़े, माइनस लिखेंगे नंबर ऑफ रिस्ट्रेन एडेड, माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट्स एडेड। तो अभी रिस्ट्रेंट वाला इसमें कोई केस नहीं है, ठीक है। तो इसका डीएस कितना हो जाएगा, ये इसका डीएस आएगा R-R'। R मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस प्रोड्यूस, तो कितने कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड, कितने रिमूव किए हैं, 1 2 3, 3 माइनस, और R' यहाँ पे 0 है, तो डीएस कितना हो गया बीम का, 3। इस बीम का डीएस 3 हो गया। अगर आप दूसरे फॉर्मूले से भी करते तो फिर भी यही निकलता, ठीक है। उसमें आप टोटल रिएक्शंस गिनते हैं, यहाँ पे कितनी रिएक्शन है, 3, यहाँ कितनी है 2, और यहाँ कितनी है 1, तो कितना लिखते, R प्रोड्यूस 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या निकला था, 3, ठीक है। बट हम अब से फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इस टेक्निक से करेंगे। इज इट ओके, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है डीएस का, ये अपनी कॉपीज में लिख लें, दिस फॉर्मूला। नोट हो गया, जी सर। सबने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। नेक्स्ट चलें आगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कल हमें वो मेंबर हिंज दिख रहे थे, ठीक है। तो इधर हम वो मेंबर हिंज लगाएंगे अब। ये बीम है, वही बीम है सेम। हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से एक इंटरनल हिंज लगा दिया, ये जिसे मेंबर हिंज भी कह रहे हैं, ठीक है। हमें इसे कैसा बनाना है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, ऐसा कैंटिलीवर में, ठीक। तो कैंटिलीवर में देखो, ये इंटरनल हिंज भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये सपोर्ट भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है सपोर्ट तो वही है, रिएक्शन कितने हैं इनके पास, 1 2, और इसके पास 1। तो डीएस क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड कैपिटल R माइनस रिस्ट्रेन एडेड। तो रिस्ट्रेन एडेड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, M-1। यहाँ पे कितना रिस्ट्रेन ऐड होगा बताओ, जैसे फ्रेम में किया था, R' कितना ऐड होगा,
1, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 प्रोड्यूस, सॉरी नहीं, रिमूव हो रहे हैं। 2 + 1 कितना? 3, 3 माइनस r डैश कितना? 1, तो ds कितना हो गया बीम का? 2। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अगर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन और करेंगे। जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताएं कि ds का वैल्यू कितना आ रहा है। 4। नहीं, 4 गलत है जी, 4 इज रॉन्ग। कोई और? थ्री सर, 3। 3 भी गलत है। 1 सर, 2, 1 सर, 1। 1 इज राइट, ds इक्वल टू 1 इज राइट। ठीक है, गलती कहाँ की आप लोगों ने? देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, बीम को कैसा बनाना है? कैंटिलीवर की तरह ऐसा बनाना है। तो कैंटिलीवर के बनाने के लिए ये तो जरूरी है, चाहे एंड ए पर या एंड बी पर इस तरह का क्या बनना चाहिए? फिक्स सपोर्ट बनना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो अगर एंड ए को फिक्स बनाना एक है देना तो एक रिस्ट्रेन उसको देना पड़ेगा, इस तरह से एक रिस्ट्रेन देना पड़ेगा। तो रिस्ट्रेन कितना ऐड किया यहाँ पे? 1। अब देखो यहाँ पे मेंबर हिंजेस भी हैं, तो 2 मेंबर हिंजेस हैं, तो हर एक मेंबर हिंज में कितना रिस्ट्रेन ऐड करना पड़ेगा? 1। यहाँ पर भी कितना? 1। अब देखो, अब आपका एंड ए क्या हो गया? इस तरह से फिक्स हो चुका है। और बाकी रिएक्शंस को क्या कर दो? रिमूव कर दो। रोलर है, एक रिएक्शन, एक रिएक्शन, और हिंज के पास कितनी रिएक्शंस? 2 रिएक्शन। तो क्या अब कर दिया आपने रिमूव, ठीक है। तो ds कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड माइनस रिस्ट्रेन एडेड। कितना रिमूव किया रिएक्शन? 1, 2, 3, 4। 4 रिएक्शंस आर रिमूव्ड। 4 माइनस रिस्ट्रेन एडेड कितना है? r डैश। तो r डैश एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। कितना r डैश हो गया? 3। तो आंसर कितना आ गया आपका? 1। ds इज इक्वल टू 1। अब हो गया सबका क्वेश्चन? यस सर। तो एक मिनट गलती से, ठीक है। अगर सबका हो गया तो एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग। जरा ये क्वेश्चन करें। फोर। लेट अस चेक। देखो बीम क्या है? फिक्स बीम है। इस केस में बनाना क्या है? कन्वर्ट किस में करना है? कैंटिलीवर में। तो कैंटिलीवर में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो कितनी रिएक्शन है? ये हिंज है, हिंज के पास कितनी रिएक्शन होती है? 2। और यहाँ फिक्स है, फिक्स के पास कितनी रिएक्शन है? 3। 3। तो आप लोग ds क्या लिखोगे? नंबर ऑफ रिएक्शंस रिमूव्ड माइनस r डैश। देखो r डैश देखने की जरूरत है, हाँ यहाँ पर देंगे r डैश। r डैश कितना दे देंगे यहाँ पे? 1। 5 माइनस तो कितना रिएक्शन मूव किया? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ds। ठीक है, हो रहा है आसानी से। अब ds आराम से निकल रहा है। ठीक है, अब आप लोग बीम का सीख चुके हैं।
मिटा दें इसको अब। तो बीम का इतना ही है, ठीक है। अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बीम के लिए अपने डीएस कैसे फाइंड आउट करना है, डीएससी को देखकर सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। जब ये हिंजेस वगैरह नहीं होंगे, हिंजेस वगैरह हो जाएं तो ये वाला अप्रोच लगा लेना। वैसे तो इसी अप्रोच को मास्टर कर लो ताकि वो अप्रोच से करना ही ना पड़े आपको, ठीक है। वैसे हमने हमेशा याद ही रखना है टोटल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केस है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस, और ये आपके लिए क्या हो जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रसेस तो सामने सामने आपका लिखा है और एक ही टॉपिक लिखा है पूरे एस्से में से, ट्रसेस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसको सीख लेंगे कि इसकी डिटर्मिनेसी कैसे निकालनी है, और एनालिसिस हम बाद में करेंगे, ठीक। ट्रस देखा है कभी आप लोगों ने, ठीक। ट्रस कैसा होता है, कुछ मैं शक्ल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखना कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा सर ट्रस, ब्रिजेस। ऐसा ट्रस ब्रिज देखा होगा आपने, है ना। ऐसा ट्रस यस ब्रिज जरूर देखा होगा कहीं, सर। ठीक। इस तरह से सपोर्टेड होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ट्रस है, ठीक। तो ट्रस कुछ हमें ऐसा दिखता है, ट्रायंगुलर फॉर्म वर्क होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है हमेशा कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस क्या है, एक ट्रायंगल, समझ गए। ट्रायंगल से छोटे 3 मेंबर को मिलके ही ट्रस का एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 मेंबर का कोई ट्रस बन रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रस क्या है, एक ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल पर ही, एक ट्रायंगल पर ही तो क्या है, पूरा आपने बना रखा है, आगे मेंबर्स जोड़ रखे हैं, और सभी ट्रायंगल फॉर्म में है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। देखो हर जगह ट्रायंगल ही ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस बात को समझ गए। रेक्टेंगल नहीं लिखा हमने इस केस में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हमने ट्रस में रेक्टेंगल नहीं लिखा, तो रेक्टेंगल नहीं है, ट्रायंगल, ट्रायंगल है। दूसरी बात ये जानना जरूरी है ट्रस के केस में कि ट्रस पर जब भी लोड लगता है, कहाँ पे लगता है, ट्रस, जॉइंट। ट्रस पे जब भी लोड लगेगा तो जॉइंट पे लोड लगता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप जॉइंट पे लोड दिखा सकते हो, जैसे ये भी जॉइंट है, यहाँ लोड दिखा सकते हो, यहाँ लोड दिखा सकते हो, यहाँ लोड दिखा सकते हो। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ट्रस का मेंबर है इस तरह से, ठीक, ठीक है। इस तरह से कोई ट्रस है, कभी ऐसा नहीं होगा कि लोड यहाँ लगा होगा। अगर ऐसे लोड लग गया ना तो फिर वो ट्रस नहीं रहा, वो फ्रेम बन गया, बात समझ लो, ठीक है। क्योंकि फ्रेम में क्या होता है कि मेंबर आपका जो होता है उस पर लोड लगता है ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स लोडिंग के कारण क्या होती है, बेंडिंग होती है, बेंडिंग के कारण क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट आता है। तो ऐसा नहीं है ट्रस के केस में। ट्रस के केस में हम लोग बेंडिंग को निगलेक्टेड मानते हैं, हम मानते ही नहीं कि बेंडिंग होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए रही कि आपका लोड कहाँ पे हमेशा लगता है, जॉइंट पे लगता है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी ट्रस का मेंबर है वो एक ही फोर्स कैरी करता है। ट्रस मेंबर कैरीज ओनली वन फोर्स। कौन सी फोर्स, Axial force. only one force, only one force, that is axial force। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि ट्रस के ऐसा कौन सा मेंबर है जो एक्सियल फोर्स कैरी करता है, उसके सिवाय कोई फोर्स कैरी नहीं करता। इसी बात को रिलेट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रस के मेंबर पे ऐसे लोड लगा देते तो उसका, उसमें क्या होता है, उसमें उसकी बेंडिंग हो जाती, बेंडिंग के कारण उसमें बेंडिंग मोमेंट भी आ जाता, तो बेंडिंग मोमेंट लगता, ठीक है। शेयर भी होता, जैसे ट्रस के मेंबर को ये क्या कर रहा है, ये लोड करने की क्या कोशिश कर रहा है, शेयर करने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है। पर हमेशा क्योंकि जॉइंट पर लोड लगता है, इसलिए बीम, इसीलिए ट्रस के मेंबर पे हमेशा फोर्स कौन सी आती है, एक्सियल फोर्स आती है, ठीक। यहां से फोर्स देखो, ये जो लोड लग रहा है इससे फोर्स डायरेक्टली कहां चल रही है, ये इस मेंबर में आ गई, नीचे वाले मेंबर में, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये ऊपर से लोड आया और डायरेक्टली फोर्स कहां चलेगी, मेंबर के अंदर फोर्स चलेगी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं है। अगर मैं यहां पे लगा दूं इस तरह लोड तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फिर ट्रस का मेंबर इस तरह से बेंड करने लग जाएगा। और बेंडिंग हमने ट्रस के मेंबर की क्या मानी, क्या की हुई है, निगलेक्ट करी हुई है, निगलेक्ट। ठीक है। तो ये 3 बेसिक बातें हैं ट्रस के बारे में, ठीक। सेकंड को मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिखें इसको अपनी कॉपी में।
हो गया, नोट गया? Yes, sir. क्लियर हो गया आपको? बता दूं सब कुछ? ठीक। प्रोसेस के अंदर आपने मेन बात पढ़ी कि जो लोड है वो कहाँ लगता है, हमेशा जॉइंट्स पे लगता है, ठीक है। और ट्रस का जो मेंबर है उसमें कौन सा फोर्स कैरी होता है, एक्सियल फोर्स, ठीक है। कैन बी ट्रीटेड एज लिंक, कैन बी ट्रीटेड एज लिंक। तो लिंक भी हमारा एक मेंबर होता है जिसमें क्या होता है, केवल एक्सियल फोर्स होता है। तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि ट्रस के मेंबर को लिंक ट्रीट करते हैं, तो यस, लिंक भी ऐसा ही होता है जिसके अंदर सिर्फ एक फोर्स आती है, एक्सियल फोर्स, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी बात ये समझेंगे, जैसे मैं ट्रस का एक जॉइंट बना रहा हूँ, देखना यहाँ पर, ये मैंने एक जॉइंट बनाया ट्रस का, ठीक है। इस वाले जॉइंट पे फोकस करें, ठीक। अब ट्रस के मेंबर के अंदर फोर्स कैसा आ रहा है, आप इस वाले इंक्लाइन मेंबर को देखिए, नंबर 1 को। तो ये नंबर 1 मेंबर बना रहा हूं मैं, ये देखो, इस मेंबर का लेंथ क्या है, ये है ना, और यही इसकी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये एक्सिस का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होता है, जो लेंथ के पैरेलल होता है। और आपको मैंने क्या बताया कि लोड, जो इसमें लोड आएंगे वो लोड क्या होंगे, एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोड कैसे दिखाते हैं, देखो, ये जो लोड दिखाया, एक्सियल लोड दो तरह के होते हैं, या तो एक्सियल कंप्रेशन होता है, या तो एक्सियल टेंशन होता है। तो ये मैंने क्या बनाया है, एक्सियल टेंशन बनाया कि एक्सियल कंप्रेशन बनाया? Tension. Tension. ये मैंने एक्सियल टेंशन बनाया है, ठीक है। और अगर इस वाले सेकंड मेंबर को देखो, सेकंड वाले मेंबर में ये लेंथ है, ठीक। और ये मैंने क्या बनाया है, ये एक्सियल क्या है, ये एक्सियल कंप्रेशन। ये एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। यही फोर्स तो कैरी हो रही है ट्रस के मेंबर में। अच्छा, अब इस मेंबर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, वन मेंबर का, वो किस जॉइंट में से पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है लाइन ऑफ एक्शन। सेकंड मेंबर का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे पास हो रहा है। और थर्ड जो मेंबर है, ये जो वर्टिकल मेंबर, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, इससे पास हो रहा है। तो मुझे बताओ, इन तीनों फोर्सेस के कारण, ये वाली फोर्स के कारण, ये वाली फोर्स के कारण, और जो थर्ड में फोर्स होगी उसके कारण, क्या उसके कारण यहाँ पे मोमेंट, इस पॉइंट डी पे मोमेंट, जॉइंट डी पे मोमेंट क्या होगा, जॉइंट डी पे मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो। तो तभी हम बात करते हैं, जब भी हम एक जॉइंट को एनालाइज करते हैं ना, जैसे किसी आप ट्रस के किसी एक जॉइंट को पकड़ के जब एनालाइज करोगे, तो नेचुरली आप लोग उन्हीं मेंबर्स को देख रहे होंगे जो इस जॉइंट में आके मिल रहे हैं। जैसे ये मेंबर मिल रहा है, 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 टोटल 5 मेंबर मिल रहे हैं। तो पांचों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो रहा होगा, उस जॉइंट में से पास हो रहा होगा। इन पांचों के मेंबर में जो फोर्सेज हैं उनके कारण यहाँ मोमेंट कितना जनरेट हो रहा होगा, 0। 0. और जो किसके कारण मोमेंट जनरेट होगा, ये वाली फोर्स के कारण, ये वाली जो इसमें फोर्स होगी, या फिर जो इसमें फोर्स होगी, या फिर जो रिएक्शन होगी, उनके कारण हो सकता है मोमेंट इस जॉइंट पे 0। पर अगर मैं कोई एक इंडिविजुअल जॉइंट को जब एनालाइज करूंगा, तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो उसमें तो ये बनाऊंगा ना, सारे मेंबर बनाऊंगा जो उसमें से पास हो रहे हैं। तो उन सब के कारण जो फोर्सेज होंगी वो क्या होंगी, फोर्सेज के कारण जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, 0। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये थर्ड इक्वेशन हमारे पास हमेशा 0 हो गई, इक्विलिब्रियम की थर्ड इक्वेशन हमारे पास जॉइंट पे क्या होगी, हमेशा 0 होगी, तो इसका फिर सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया। तो हमारे पास जॉइंट पर दो इक्वेशंस हम लगाएंगे हमेशा एनालाइज जब करेंगे। एक इक्वेशन लगाएंगे समीशन ऑफ एफ बी इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन लगाएंगे समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। थर्ड वाली क्या होगी है, उसको निगलेक्ट ही कर दिया, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो आप लोग ट्रस्ट में ऐसा पढ़ते हो, ठीक है। स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपको कि किसी एक जॉइंट पर कितनी इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस वैलिड हुए हैं, तो कितनी हैं, ओनली 2। थर्ड इज ऑटोमेटिकली निग्लेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, बिकॉज एवरी मेंबर पासिस थ्रू दैट जॉइंट। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ है? ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लाइन लिखेंगे यहाँ पर। नहीं क्लियर हुआ क्या? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो यार। हुआ सर. हुआ ना? ओके सर। हो गया, ठीक है ना। ये किताब से पढ़कर कभी क्लियर नहीं होता है, ठीक है, इतनी बात बता दूं मैं आपको।
every force passes through the joint, ठीक है। कौन से जॉइंट, जो हमारे पास जॉइंट अंडर कंसिडरेशन है, जिस जॉइंट की हम क्या बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। एनालिसिस जब मैं कराऊंगा तो वहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और समझ क्लियर हो जाएगी चीजें। एंड हेंस मोमेंट at joint will always be 0, ठीक है। therefore equation summation m equal to 0, ठीक है, is of no significance। बाकी नीचे का आपने लोगों ने नोट कर लिया है? अगर नहीं किया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूं मैं इसको, मिटा दूं? Yes, sir. will be of no significance, ठीक है। hence for every joint we have two equilibrium equations। they are कौन सी बताओ? अगर एक 0 होगी, बाकी दोनों कौन सी है? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। और ये सब बातें किसके लिए चल रही हैं? 2D के लिए चल रही हैं इस टाइम, ठीक है। इस टाइम 2D के लिए बातें चल रही हैं। अगर 3D होता तो यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 0 हो जाता। क्या समझ आया? 3D में थर्ड डायरेक्शन भी तो है, तो उसमें क्या होता? एक एडिशनल चीज 0 होती, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। तो फिर मैं क्या कहता कि अगर 2D है तो उसके हर जॉइंट पर कितनी इक्वेशंस वैलिड हैं? 2। तो अगर 3D है तो उस पर कितनी वैलिड हैं? 3। समझ आ रही है बात? यस। ठीक है। अब मैं जब ये एक्सप्रेशन लिखाऊंगा अब आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। नोट करें इसे। यार मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये पढ़ाता हूँ आप लोगों को ये क्या लगता है? हाई लेवल लगता है या बेसिक लगता है या क्या लगता है? तो कुछ चीजें तो नहीं पढ़ रहे हैं। मीडियम। नहीं, नई चीज पढ़ना और हाई लेवल की चीज पढ़ने में फर्क होता है। सर ठीक है, मीडियम लेवल है सर। नहीं वैसे तो मीडियम है, ज्यादा हाई नहीं है। हाई नहीं है, ज्यादा हाई पता क्या होता है? ये चीजें तो सबको पता होनी चाहिए, ये चीजें सबको पता होती हैं, ठीक है। हाई लेवल यहाँ पे कुछ नहीं चलता, ये सब बेसिक लेवल है। वो आपको हाई लेवल तो लगता है शायद आप पहली बार देख रहे हैं इसे। तो कुछ चीजें वो है ना, तो अभी ये तो मैंने पहली बार सुना भी देखा इससे। आपने देखा होगा, सुना होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर डिग्री की है या कुछ भी किया है, कोर्स किया है टेक्निकल, तो ये तो था वहां पर। हाँ हो सकता है फिर पढ़े ये चीजें पढ़ा है सर, बट पूरा इम्पोर्टेंट सर इनने बंद किया हुआ। हाँ हो सकता है। हाँ, इसमें आप ये मत घबराना कि ये हाई लेवल है, ये हाई लेवल नहीं है। हाई लेवल मैंने यहाँ पे कभी शुरू ही नहीं किया आज तक, ठीक है। हाँ, ये होता है कि मैं ज्यादा कवरेज देने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे कि जो सिलेबस लिखा है, आप अगर पेपर थोड़ा सा भी ऊपर आ गए तो आप उसके लिए तैयार रहें इस चीज के लिए, ठीक है। तो ऊपर का मतलब ये है कि एक लेवल आपको मेंटेन कराता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं जब जेई सोचते हो ना, दिमाग में आप लोगों को होता है कि यार सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि पेपर में तो ज्यादा थ्योरी आती है। बच्चों के दिमाग में यही चलता रहता है, सबके दिमाग में पेपर में ज्यादा थ्योरी आती है, ठीक है। मैं मानता हूँ थ्योरी आती है और वो बहुत आसान आती है, इजी लेवल की आती है। जब इजी लेवल का पेपर आता है तो पेपर टफ हो जाता है सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। यस सर वो तो है। अगर 120 क्वेश्चन होंगे तो आप मान के चलें, अगर इजी होगा ना तो 80 क्वेश्चन तो सब 80-90 क्वेश्चन तो सबको आते हैं। उस टाइम आपको पता कौन सा क्वेश्चन सिलेक्शन देगा? उस टाइम आपको एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन सिलेक्शन देगा या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सिलेक्शन देगा। बात समझ आ रही है? ये जो 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये आएंगे ना, जो बच्चा इनको सबको कर जाएगा, इन सबको जो कर जाएगा ना, वो सिलेक्ट हो जाएगा।
ये सर पेपर ये टफ आना चाहिए फिर ये मजा कहानी है इजी पेपर की। अगर पेपर टफ आया तो उसका मतलब एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तब भी आपका फायदा है। बात समझ रहे हो? हम लोग यहाँ पे आपको कवरेज करा रहे हैं सारे सिलेबस की, और इनफैक्ट जो सिलेबस में से थोड़ा सा ज्यादा करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 100% पेपर कभी भी कन्फाइन नहीं होता सिलेबस को, ठीक है। टफ तब होता है कि जब कोई क्वेश्चन आपका कैलकुलेटर से सॉल्व हो रहा है, हाथ से सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, वो हो गई चीज टफ, जैसे गेट का पेपर होता है। आपको पता है यूपीएससी का जो आईईएस लेवल होता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। प्रीलिम्स लेवल कह रहा हूं मैं, मेंस की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे क्वेश्चन इजी लेवल के होते हैं, ठीक है, लड्डू क्वेश्चन होते हैं सर कुछ। लड्डू क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारे स्टेट वाले क्या करेंगे, वो लड्डू स्टेट क्वेश्चन सीधे उठा लेंगे, ये भी है। 2015 में पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछ लेते हैं सर ईएस वाले। हाँ, जो क्वेश्चन 2015 में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का आया था वो कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है ईएस से। वो क्वेश्चन हमारी स्टेट ने पहले पूछा और 2017 में एसएससी जेई ने पूछा। लगाओ हिसाब, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन कुछ ना कुछ दिखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन की संख्या तो कम दिखेगी आपको, इन नंबर तो कम होंगे, पर ये मेरिट बना देंगे आपका, ठीक है। तो मैं जैसे वही लॉजिक याद रखना हमेशा, 80 से 90, अगर पेपर बहुत आसान आया तो 80-90 तो सब करने वाले हैं, तो फिर कट लगेगा 105 नंबर पे, ठीक है, इस तरह से, या 100 नंबर पे कट लगेगा। तो वो कैसे बनेंगे 100 नंबर? वो बनेंगे जब आपने इजी भी कवर किया होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर किया होगा, या फिर आपने, ठीक है, सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़े होंगे। तभी हम ज़्यादा जोर देते हैं कि आप थ्योरेटिकल तो चीज़ें पढ़ ही रहे हैं। थ्योरेटिकल चीज़ें आप जब क्वेश्चन लगाएंगे इतनी सारी किताबों से तो वो तब भी कवर हो जाती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ है वो हम यहाँ कवर करते हैं क्लास में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यस सर। सर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी तो पता नहीं। बिल्कुल सर, सेम है। सबको अच्छा लगे सर। चलो यार, आपको अच्छे लगने चाहिए। तो चलो, ऐसा सही में होता है कि 60-70 क्वेश्चन लड्डू आते हैं बिल्कुल ही? लड्डू क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे क्वेश्चन सीधा आया, ऑप्शन दे के आंसर बता दिया आपने फटाफट, होते हैं जैसे ऐसे क्वेश्चन? स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैं कह रहा हूँ इजी पेपर की बात की मैंने, यहाँ पे इजी लिख रखा है मैंने। इजी पेपर में ऐसा होता है कि 70 से 80 क्वेश्चन सारे करने वाले। इजी क्वेश्चन का तो यही मतलब हुआ कि लड्डू पेपर, पेपर थोड़ा सा अच्छा आया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आया, ठीक है, तो फिर हालत खराब होने लगती है लोगों की, ठीक। उसमें फिर जैसे आप अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर ऐसे लोग ज्यादा कामयाब होते हैं उसमें। आसान पेपर आएगा तो फिर जो ज्यादा अच्छे से पढ़ के गया उसका क्या फायदा है इतना, समझ रहे हैं बात को, ठीक। फिर भी सर उस ये केस थोड़ा तो लेवल इंक्रीज होगा ही होगा सर इस बार। डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली सर होगा। ये सर यही तो दिक्कत है, थ्योरी याद नहीं रहती है और जेई में यही पूछा जाता है ज्यादा। करना ही नहीं है सर, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, चोरी चोरी याद नहीं। आप बात को समझें, और आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो आप पढ़ते जाएं आराम से, ठीक है। और थ्योरेटिकल चीज़ें आप साथ साथ में कवर हो रही हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और बाकी जो कसर रह जाएगी वो टेस्ट सीरीज में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं आने वाली, बस ये है कि जो हम करा रहे हैं वो रोज का रोज रिवाइज करते जाओ साथ साथ में, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 2D ट्रस्ट के लिए फॉर्मूला डीएस का। तो डीएस का फॉर्मूला होता है, ये रहा 2015 का जेई का क्वेश्चन, जेके एसएसबी का डीएस का फॉर्मूला पूछ रहा सिर्फ 2D ट्रस्ट का। 2D ट्रस्ट, ये क्या किया यार, ये कौन कर रहा है बीच में? अच्छा, 2D ट्रस्ट का फॉर्मूला है, पहले बताओ मेंबर पे कितना फोर्स दिख रहा है ट्रस्ट में? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला फ्रेम का। फ्रेम में एम के साथ 3 इसलिए लिखा था कि मैं एम को काटो, कितनी फोर्सेस दिखती हैं? 3 फोर्सेस दिखती हैं। ट्रस्ट में कितनी फोर्स दिखती है? एक। ट्रस्ट में एक फोर्स दिखता है, एक्सियल फोर्स प्लस आर। जॉइंट पर इधर कितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिखता है? 3। यहाँ कितना दिखता है? 2 2। तो ये बन गया फॉर्मूला m प्लस आर माइनस 2j, ठीक है। 3D ट्रस्ट की बात करेंगे। 3D ट्रस्ट में भी अगर आप मेंबर को काटोगे तो वहां पे मेंबर में एक ही फोर्स होगा, एक्सियल फोर्स, बाकी कोई फोर्स नहीं होगा, m प्लस आर। पर फर्क एक होगा कि जॉइंट पर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगी, ठीक है। तो ये आपका 3D ट्रस्ट का फॉर्मूला आ गया। सर 2D का m का बताना।
2D का M है नंबर ऑफ मेंबर्स, और अभी पीछे आपको लिखाया था कि हर मेंबर में कितना फोर्स कैरी करता है ट्रस, एक फोर्स, एक्सियल फोर्स। एक्सियल नंबर ऑफ मेंबर्स। R आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ रिएक्शंस, और J आपका आ गया नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो ये है। हो गया नोट ये? अच्छा, अब बड़ी अच्छी चीज बताने लगा हूं मैं आपको, एक ध्यान से देखना, ठीक है, कंसंट्रेशन बना के रखना, छोड़ना मत। ठीक, टोटल डीएस जो होता है ट्रस का, वो किसके बराबर होता है, m प्लस आर माइनस 2j। पर हम पीछे ये भी पढ़ के आ रहे हैं कि टोटल डीएस होता है DSE प्लस DSI। तो DSE का फॉर्मूला क्या होगा, DSE का फॉर्मूला होगा r माइनस स्मॉल r। बिल्कुल सर, क्या हो गया? मैंने बोला सर बिल्कुल सर। अच्छा बिल्कुल बोल रहे हो, मेरे को लगा 2 मिनट बोल रहे हो। 2 मिनट सुनाई दिया था। आप लोगों को 2 मिनट सुनाई दिया ना? हाँ। ठीक है, तो DSC का फॉर्मूला क्या होता है, R-3। मैंने कहा ये फॉर्मूला सबके लिए सेम रहता है। एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी देखनी है तो क्या फॉर्मूला है, R-3 2D के अंदर। ठीक है, तो DS का फॉर्मूला अब यहाँ पे अब यहाँ पे DSC का फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर DS का फॉर्मूला है M प्लस R माइनस 2J, DSE है R-3 प्लस DSI। ठीक, तो DSI कैसे लिख सकते हैं आप, m प्लस आर माइनस 2J माइनस आर प्लस 3। r और r कैंसिल हो जाएगा, m माइनस कॉमन ले लेंगे, 2J माइनस 3। तो DSI स्टैटिक इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल इंडिटर्मिनेसी आपके लिए ट्रस के लिए क्या बना, तो ये फॉर्मूला है। और अगर मैं कहूं कि कोई ट्रस स्टैटिकली नहीं, इंटरनली डिटर्मिनेट है, इंटरनली डिटर्मिनेट है, इफ अ ट्रस इज इंटरनली डिटर्मिनेट, तो उसका DSI का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब किसी स्टैटिक इंटरनली डिटर्मिनेट ट्रस के लिए DSI का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 0 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ जब 0 पुट करोगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स किसके बराबर आ जाएंगे, 2J माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट 2J माइनस 3 के बराबर हो जाएं तो आपका ट्रस्ट क्या बन जाता है, इंटरनली डिटर्मिनेट, उसका DSI क्या हो जाता है, 0। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे शक हो रहा है शायद ये क्वेश्चन पूछा था जो मैंने बताया, वो नहीं होगा तो ये होगा, दोनों में से एक था क्वेश्चन 2015 में। ठीक है, अब ये नहीं बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ ट्रस्ट मेंबर इक्वल टू 2J माइनस 3 देन द ट्रस्ट इज not statically determinate but internally determinate। ठीक है, क्योंकि स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट क्या होता है, जिसका DS 0 हो, और DS अभी तो सिर्फ आपको ये पता लगा है कि DSI 0 है, तो अभी DSE देखना बाकी है। ठीक है, ऐसा दिख जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रस्ट इज डिटर्मिनेट इंटरनली, m इक्वल टू 2J माइनस 3। हो गया ये?
डन। यस सर। राइट वन हेडिंग सिंपल ट्रस, सिंपल ट्रस। देखो यहाँ पे बात सुनो, हमने जो बेसिक फ्रेम की बात की थी ट्रस की, उसमें क्या बोला था कि ट्रस क्या है, ट्राइंगल है एक बेसिक। सबसे छोटा फॉर्म ऑफ ट्रस क्या है, एक ट्राइंगल। ठीक है, इसके ऊपर हम पूरा क्या आगे ट्रस बना सकते हैं। हमने रेक्टेंगल क्यों नहीं कहा, जरा बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, ट्रस में एक कंडीशन है कि लोड हमेशा कहाँ लगता है, जॉइंट पर, इस तरह से। आप मुझे बताओ ये जो शेप है, ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, क्या स्टेबल है इस शेप के लिए? अगर इस पे जॉइंट पे लोड लगेगा ना तो ये रेक्टेंगल क्या होगा, इस तरह से आगे चला जाएगा। बात समझ आ रही है? ये रेक्टेंगल आपका डिफॉर्म हो जाएगा, तो स्टेबल तो रहा ही नहीं। अगर इसको बनाना है, ट्रस बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल मेंबर डालना पड़ेगा। अब अगर लोड लगा सकते हो आप ऊपर, बात समझ आ रही है? और जैसे कि अगर ये सर। ट्रस का ट्राइंगल है, अगर इस पर लोड लगाएंगे तो ये लोड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों, इसमें दोनों मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अगर लेंथ इसका चेंज ना हो मेंबर का, ठीक है, तो एंगल भी क्या रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, एंगल कांस्टेंट रहेंगे। पर इस केस में क्या है, एंगल चेंज हो जाएगा, पहले 90 था कुछ और हो जाएगा। दैट इज व्हाई रेक्टेंगल इज नॉट अ फ्रेम फॉर ट्रस बट ट्राइंगल इज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है, मिटा दो इसको। चलो ठीक है, ये तो बात होगी रेक्टेंगल और ट्राइंगल के कंपैरिजन की। बात हम लोग यहाँ कर रहे थे सिंपल ट्रस, आप सर समझिए। आपने सर हाँ, क्या हो गया? सर आपने सर जॉइंट्स बोले ना सर आपने फ्रेम्स में भी जॉइंट्स का कुछ नहीं बोला, तो ट्रस में भी सर आप कुछ नहीं बोल रहे हो कि मतलब टाइप्स होते हैं ना, पिन जॉइंट, रिजिड, अरे वो तो अब उनकी फंक्शंस वो कैसे बिहेव। अभी बताना है आगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके। ठीक है, अब बताना है। अच्छा यहाँ देखो, ये आपका ट्रस बना है सामने, ठीक है? और मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर इस ट्रस में ऐसा करो कि एक जॉइंट ऐड कर दो और दो मेंबर ऐड कर दो। लाल पेन से मेंबर ऐड कर रहा हूँ, देखो ये और ये, देखो एक पूरा पैनल बन गया। नेक्स्ट क्या करना है, एक और जॉइंट ऐड करना है और दो मेंबर ऐड करने हैं, इस तरह से, इस तरह से। नेक्स्ट क्या करना है, एक जॉइंट ऐड करना है, दो मेंबर ऐड करने हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्या करना है, एक जॉइंट ऐड करना है, दो मेंबर ऐड करने हैं, इस तरह से। एक जॉइंट ऐड करना है, दो मेंबर ऐड करने हैं। तो देखो कैसे आपका ट्रस बनता चला जा रहा है। ठीक है, अगर ट्रस को आप इस प्रिंसिपल पे बना लो, कैसे, एक जॉइंट ऐड करो और दो मेंबर्स ऐड करो, ठीक है, तो आपका जो ट्रस फॉर्म होगा वो एक स्टेबल एंड इंटरनली डिटर्मिनेट ट्रस फॉर्म होगा। इंटरनली डिटर्मिनेट ट्रस, बात समझ आ रही है? ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, एक जॉइंट ऐड करना है, दो मेंबर ऐड करने हैं। और इस तरह से जब पूरा ट्रस को फॉर्म कर लोगे, पूरा ट्रस फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर एंड करना है तो यहाँ पे ये एंड हो गया इस तरह से। ठीक, यहाँ सपोर्ट बना सकते हैं। ठीक, तो पूरा ट्रस फॉर्म कर लिया आपने इस तरह से। ठीक है, इस तरह का जो ट्रस बनेगा वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऐसा ट्रस जो बनेगा वो स्टेबल भी होगा और इंटरनली डिटर्मिनेट भी होगा। ठीक है, इसी लाइन को लिखेंगे। ठीक, छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा बड़ी डायग्राम नहीं बनाएंगे नोट्स में। इस तरह से छोटी सी डायग्राम बना लो, इस तरह से छोटी सी डायग्राम बना लो और लिख लो स्टेबल एंड internally determinate
configuration, stable and internally determinate configuration of a simple truss is obtained. Of a simple truss is obtained if complete truss can be formed, by adding successively two members and one joint over triangular फ्रेम वर्क। ठीक है, और यहाँ पे लाइन कौन सी अंडरलाइन करेंगे? स्टेबल एंड इंटरनली डिटर्मिनेट, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ये रूल समझ आया आपको? एक नोट हो गया है? जी सर। यस सर। ठीक है, अच्छा मिटा दूं? जी सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अगर आप इसके मेंबर काउंट करोगे ना, इससे जो ट्रस्ट बन रहा है इस रूल से, तो ट्रस्ट ऐसा दिखेगा कुछ आपको। ठीक, कुछ ऐसा ट्रस्ट। ठीक, आप इसके एक काम करो, मेंबर्स काउंट करो और एक 2j-3 काउंट करो, देखो क्या सेम आते हैं। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्रस्ट क्या है? स्टेबल है और इंटरनली डिटर्मिनेट है। इंटरनली डिटर्मिनेट तो तभी होगा ट्रस्ट जब उसके लिए m इक्वल टू 2j-3 होगा। अभी पढ़ा ना हमने, DSI इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 2j-3, ये पढ़ा हमने पीछे अभी एक्सप्रेशन। तो मतलब इसके लिए वैलिड होना चाहिए। तो जरा इसका मेंबर गिनो, ये यहाँ पे एक मेंबर यहाँ भी आएगा, तो कितने मेंबर हैं गिनो जरा। सर ठीक आ रहा है। 13 इज इक्वल टू 13। 13 मेंबर सर। 13 मेंबर। जॉइंट कितने हैं? 1 8 2 सर। 3 4 5 8 है, 6 8 7 मतलब 8 16। 16 - 3। तो इस रूल पे आप जितना मर्जी बड़ा ट्रस्ट बना लो, चाहे 50 मेंबर का ट्रस्ट बना लो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा ही होगा। दिस इज द प्रिंसिपल। बात समझ आ रही है? ये रूल कब खराब हो जाएगा? ये रूल कब खराब हो जाएगा? जब आपको ट्रस्ट के अंदर, सुनना बात को ध्यान से, जब आपको ट्रस्ट के अंदर इस तरह के डायगोनल मेंबर दिखेंगे, इस तरह के, ये इस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या बन गए? डायगोनल मेंबर कितने बने हैं? 2। यहाँ भी कितने? 2। यहाँ पे कितने? 2। और रूल हमें क्या सिखाता है? रूल हमें ये सिखाता है कि आपने एक जॉइंट ऐड करना था, 2 मेंबर ऐड करने थे। तो जैसे आप अगर एक जॉइंट और 2 मेंबर ऐड करोगे, ये आपने एक जॉइंट ऐड किया, 2 मेंबर ऐड किए इस तरह से, एक जॉइंट किया और 2 मेंबर ऐड किए इस तरह से, नेक्स्ट चलेंगे एक जॉइंट 2 मेंबर। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक मेंबर में डबल डायगोनल मेंबर आ जाए, एक डायगोनल में, एक पैनल में डबल डायगोनल मेंबर आ जाए। तो डबल डायगोनल मेंबर क्या हो रहा है? मेंबर का काउंटिंग बढ़ा रहा है। पहले 13 थी काउंटिंग, अब काउंटिंग कितनी होगी? 16 होगी। तो पर राइट हैंड साइड पे फिर भी कितना रहेगा? 13 रहेगा। तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक है, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। बात समझ आ रहे हैं? तो मुझे बता दो, अगर मैंने ऐसा लिखना हो कि डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी,
डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, नंबर ऑफ डबल डायगोनल मेंबर्स। क्या बात समझ आई कि जितने मुझे डायगोनल में डबल मेंबर दिखेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटर्मिनेसी हो जाएगा, डीएसआई। ऐसे तो डीएसआई कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, अब डीएसआई क्या इंक्रीज हो गया। फॉर्मूला क्या है डीएसआई का, डीएसआई का फॉर्मूला है m-2j-3, तो m कितना हो गया 16, वो कितना रहा 13, तो 3 हो गया। तो मेंबर कितने दिख रहे थे मुझे यहाँ पर, 3 दिख रहे थे डबल डायगोनल, एक ये एक ये एक ये। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि जो डिग्री ऑफ इंटरनल इनडिटर्मिनेसी है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ डबल डायगोनल पैनल्स। ठीक है, आज के बाद आप लोग ट्रस को देख के बता दोगे कि ट्रस इंटरनल डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। बात समझ आई? जी सर। ठीक है, और ट्रस में इस तरह से अगर मेंबर का काउंटिंग बढ़ जाए 2j-3 से, तो ठीक है, आपका ट्रस तो क्या है, इंटरनली डिटर्मिनेट नहीं रहता, मतलब इनडिटर्मिनेट हो जाता है, पर ट्रस आपका ओवरस्टिफ भी हो जाता है। ओवरस्टिफ जरूरत नहीं है डबल डायगोनल की, ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया है, ओवरस्टिफ कर दिया है, तो ओवरस्टिफ कैटेगरी का आएगा ये ट्रस। और अगर मेंबर 2j-3 के रहेगा तो आपका परफेक्ट ट्रस कहलाता है, परफेक्ट ट्रस कहलाता है ये। ठीक है, या फिर क्या कहलाता है, इंटरनली डिटर्मिनेट ट्रस कहलाता है। तो अगर मेंबर m <2j-3 हो जाए कि मेंबर ही नहीं है, ठीक है, तो उसे देखो मेंबर ही कम कर दिए मैंने, ऐसी ट्रस को क्या कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अब अगर यहाँ पे पॉइंट पे लोड लगा ना, यहाँ पर इस तरह से जब जॉइंट पे लोड लगा अगर, तो ये ट्रस यहाँ से कोलैप्स हो जाएगी, ये यहाँ से कोलैप्स हो जाएगी। तो इस ट्रस को क्या कहते हैं, रिडंडेंट ट्रस या फिर कोलैप्सिबल ट्रस। तो 3 कंडीशन बना दी मैंने आपके लिए यहाँ पे, m > 2j-3 पहली कंडीशन, ओवरस्टिफ, m = 2j-3 परफेक्ट ट्रस, एंड थर्ड इज रिडंडेंट ट्रस या फिर कोलैप्सिबल ट्रस। क्या क्लियर होता है? पिन जॉइंटेड और रिजिड जॉइंटेड को समझा देता हूँ थोड़ी देर में, और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में बात करूंगा मैं, उसके लिए मत परेशान हो यार। कुछ छोड़ा है आज तक क्या कुछ? ठीक है, सर मैंने एक बुक में पढ़ा था जिसमें ये m नंबर ऑफ मेंबर्स आर ग्रेटर देन 2j-3, तो उसको रिडंडेंट ट्रस कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं, m < 2j-3 को, उसमें क्या लिखा है? हाँ, इम्परफेक्ट ट्रस। आप ऐसा करो यहाँ रिडंडेंट काट ही दो, ये दो, इसको काट दो, सिर्फ कोलैप्सिबल याद रखो। ठीक है, इसको ओवरस्टिफ रखो, उसको कोलैप्सिबल याद रखो, और इसको परफेक्ट रखो। ठीक है, इसको इम्परफेक्ट कह रहा है, उसको रिडंडेंट कह रहा है, चलो लेट मी चेक। ठीक है, पर ऐसा मेरी नॉलेज के हिसाब से ओवरस्टिफ और कोलैप्सिबल बिल्कुल सही है, परफेक्ट ट्रस भी सही है। ठीक है, रिडंडेंट काट दो फिलहाल, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, रिडंडेंट यहाँ काट दो। ठीक है, इसको मैं चेक करके बताऊंगा आप लोगों को, अगर इन डाउट रेस किया तो हो सकता है ये हो यहाँ पे पॉसिबिलिटी। हाँ सर, बुक पे तो है एक दो जगह सर, ग्रेटर वाले को रिडंडेंट था वो। हाँ, मुझे भी कुछ डाउट हो रहा है, तभी मैं आपको कटवा रहा हूँ यहाँ से। रिडंडेंट यहाँ से काट दो, उसको कोलैप्सिबल लिखो सिर्फ। ठीक है, आई थिंक ये सही कह रहे हैं, जिसमें एक मेंबर एक्स्ट्रा होता है, जरूरत से ज्यादा मेंबर होता है, उसको रिडंडेंट कहते हैं शायद, जिसका डीएसआई ग्रेटर देन 0। हाँ वो सही है, वो आई थिंक वो सही है, फिर भी चेक करके कल बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, इसको सर कोलैप्सिबल या इम्परफेक्ट भी लिखते हैं, सिर्फ कोलैप्सिबल? ये कोलैप्सिबल मैं लिखा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ रिडंडेंट और इनकम्प्लीट, वो क्या है दूसरा,
इनपरफेक्ट, वो चेक करके बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। वैसे तो सर ये रिटर्नेंट ठीक था, मतलब कि ये इनपरफेक्ट, ये परफेक्ट से कम जिसमें हो वो रिटर्नेंट ही होता है। वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे क्लैश है डाउट का, तो मैं कल चेक करके बता देता हूँ आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। यस सर। चलो ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएंगे, जो ट्रस्ट मैं बना रहा हूँ इसका पूरा निकालेंगे हिसाब किताब। क्या क्या निकालना है हिसाब किताब? डीएस, डीएसई और डीएसआई, जी ठीक है। निकालो सर ट्रस्ट के लिए डीएस और डीएसआई, इस वाले को भी हिंज मान लो। यस आई तो बहुत डीएसआई देख के बता सकता हूँ मैं केवल। डबल डायगोनल मेंबर कितना है? तो सर एक यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ है, ठीक है। तो डीएसआई कितना हो जाएगा? 2। डीएसई कितना हो जाएगा एक्सटर्नल? यहाँ कितना रिएक्शन है? 2। यहाँ कितना रिएक्शन है? 2। तो कितना हो गया? 4 माइनस 3, नॉट 2, नॉट 2, ठीक है। ये बात समझना, मैंने कहा था जब वो जॉइंट का एनालिसिस करेंगे तब वहां पे 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को लेना है, थर्ड को नहीं लेना। जब रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं तब आपको 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ही माननी है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, मैंने पहले कहा था डीएसई का जो फॉर्मूला है r माइनस छोटा r, दैट इज एप्लीकेबल फॉर 2D कंडीशन इन ट्रस, बीम और फ्रेम। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ds कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए मुझे बता दो क्या क्या बातें सही हैं। DSI 1, DSE 1। लेफ्ट वाला मिटा दूं, लेफ्ट वाला मिटा दूं। यस सर कर दो रेस। DSI is equal to 3। DSI = 3। अच्छा मेरी बात समझना बात को, जो मैं ध्यान से बोलूंगा वो समझना, ठीक है। m = 2j - 3 इज द कंडीशन फॉर इंटरनली डिटर्मिनेट ट्रस्ट, ठीक है। अगर DSI 0 करना है तो आपको क्या देखना है? ये देखना है, लेट अस से मैं आपको शक्ल दिखाता ही नहीं, इसकी शक्ल में छुपा देता आपको, मतलब हाइड है आपसे। तो आपको बताता कि नंबर ऑफ मेंबर्स इतने हैं, जॉइंट इतने हैं, तो आप लोग लेफ्ट और राइट साइड देखते इक्वल है तो बराबर। मतलब ये है कि न्यूमेरिकली m जो है वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होना चाहिए? 2j - 3 के। m न्यूमेरिकली बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ये जो पैनल है, दिस वन, दिस पैनल इज एम्प्टी। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मेंबर बनाया गया है वो यहां से निकाल कर वहां रख दिया, मेंबर जी सर। पैनल 3 से निकाल के और पैनल 1 में रख दिया, पर न्यूमेरिकली जो मेंबर रहेंगे वो तो इक्वल रहे ना। समझ रहे हो बात को?
हम ऐसा सोच लिए, ऐसा कि ये ऐसा होना था पैनल, ऐसा और ऐसा, यही तो है ऊपर। बस क्या किया, इसको निकाल कर यहाँ लगा दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक और बना दिया। समझ के बात को। एम तो फिर भी उतना ही रहा, और एम तो एम उस रूल से तो सही है जो हम रूल बनाते हैं कि हर पैनल में एक मेंबर होना चाहिए, तो न्यूमेरिकली तो हर पैनल में एक ही मेंबर है ना, ठीक है, तो मतलब ये फॉलो कर गया। तो डीएसए कितना आ गया, 0। पर क्या ऐसा ट्रस्ट स्टेबल होगा, ऐसा ट्रस्ट स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि No, कल को जब यहाँ को लोड लगेगा, यहाँ लोड लगेंगे, तो पैनल के बीच में एक मेंबर जरूर मांगता है, देयर इज एटलीस्ट 1 मेंबर इन पैनल, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने रूल समझाया था कि इस तरह से एक बेसिक फ्रेम पर आप लोग क्या करते चले जाओगे, एक जॉइंट एक मेंबर, एक जॉइंट 2 मेंबर, एक जॉइंट 2 मेंबर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस रूल से काम कर रहे हैं तो डायगोनल मेंबर ना बने। दैट मींस यहाँ पर उसका क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है उस बात का। दैट थिंग इज नॉट फॉलोड ओवर हियर। अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो दैट मींस ट्रस्ट इस रूल से नहीं बना, और जब ट्रस्ट इस रूल से नहीं बना तो ट्रस्ट की स्टेबिलिटी पर सवाल उठ गया। दिस ट्रस्ट इज इंटरनली डिटर्मिनेट बट अनस्टेबल। बात समझ आई आप लोगों को? ट्रस्ट का अनस्टेबिलिटी कैसे देखा हमने? देखो एक स्टेबिलिटी होती है इंटरनल, ये इंटरनल स्टेबिलिटी चल रही है, एक होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सपोर्ट्स को देखकर होती है, ठीक है। तो मतलब ट्रस्ट तो अनस्टेबल हो गया ना, चाहे इंटरनली हुआ चाहे एक्सटर्नली हुआ। अब इसका डीएसई निकाल लो, तो वो क्या है, दोनों हिंज है, 4 - 3 = 1। तो डीएस कितना हो गया, डीएसई प्लस डीएसआई, तो 1। पॉइंट यहाँ पे ये निकालने का नहीं था, पॉइंट ये समझाना था कि ट्रस्ट की अनस्टेबिलिटी कैसे देखोगे। आज के बाद जब भी आपको पैनल में एक मेंबर एब्सेंट दिखे तो आप लोग क्या बोलोगे कि अनस्टेबल ट्रस्ट है, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। यस सर। ओके। सर ये डबल डायगोनल वाला इसमें हम नहीं देख सकते क्या? डबल डायगोनल वाला देखोगे ना, वो कोई बात नहीं, वो देखोगे, पर मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ेगा ना, फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो तो वही रहेंगी। सर आपने एम यहां लगाया या यहां लगाया, एम तो उतना ही रहा फॉर्मूले के अंदर। डीएसए शक्ल पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, डीएसए डिपेंड कर रहा है फॉर्मूले पर, स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है वो शक्ल जो सर पर। हम देख के बता रहे थे डीएसआई, वो फिर हम इससे नहीं बता सकते ना? मैं तो देख के बताया, मैंने फॉर्मूले को थोड़ी निकाला। आपने क्या एम निकाला क्या यहाँ पर, जे भी नहीं निकाला, वो तो मैंने देख के बताया। अभी भी मैंने वो तब कहा था जब सभी डायगोनल मेंबर्स में, जब सभी पैनल्स में एक मिनिमम एटलीस्ट हो, सभी पैनल्स में हो ऐसा, फिर अगर आपको डबल दिखेगा तो आप बोलोगे हाँ भाई एक है। अब जैसे कि किसी पैनल में है ही नहीं, जैसे किसी पैनल में है ही नहीं, तो आप क्या करोगे फिर, एक यहां एडजस्ट करोगे ना उसका, जी ऐसा। थैंक यू। ठीक है, मिटा दें? जी सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे ट्रस्ट पे, ठीक है। ऐसा ट्रस्ट हमने देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखा है ऐसा ट्रस्ट? यस सर। टावर होते हैं, टीवी टावर ऐसे, हाँ सर ठीक है। मुझे बताओ इसका डीएसआई कितना है? सर 0 2 डीएसआई 2 है। 0 है सर। सर समझो 0 बात, समझो इसको, अब क्या करो, डायगोनल्स को देखना शुरू करो। ये पैनल बना एक, ये पैनल, इस पैनल में कितने मेंबर है डायगोनल? 2 हैं। 2 है सर।
इधर भी कितने हैं, 2 हैं, हाँ सर। ठीक है। तो अभी एक यहाँ पर है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर है, इधर कितने हैं, इधर 2 हैं, जी सर। पर एक मेंबर ये हाँ, एब्सेंट है, एक मेंबर ये एब्सेंट है ना, पैनल वाला, तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, तो मतलब इसके कारण इंटरनल इंडिटरमिनेसी नहीं आएगी, तो डीएसए कितना हो गया, 2। समझ आई बात। डीएसई कितना है, कैपिटल R माइनस 3, वो कितना 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो टोटल डीएस कितना हो गया 2 + 1 इक्वल टू 3। क्या सबको समझ आया? ये वाला मेंबर एब्सेंट था ना, ये वाला मेंबर, तो हम सोच लेंगे कि काउंटिंग में देखना ना, एम अपने काउंटिंग में देखना है, तो वो एम आपका यहाँ से यहाँ एडजस्ट हो गया, तो उसके कारण इंटरनल इंडिटरमिनेसी तो नहीं आएगी। किसके कारण आएगी? जिसमें पैनल फुल है और अंदर 2 डायगोनल है, पैनल फुल है अंदर 2 डायगोनल है, तो यहाँ लिख ली हमने एक एक, ठीक है, हो गया क्लियर? एक्चुअली नेटवर्क चले गए थे। कोई बात नहीं, अब क्लियर हुआ? सर इसको एक बार फिर से रिपीट। देखो हम इसमें क्या देखते हैं, पैनल देखते हैं, जैसे इसमें पैनल देख रहे थे हम, ऐसा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एक पैनल में क्या हो, डिटर्मिनेसी के लिए क्या हो, इंटरनल डिटर्मिनेसी के लिए एक पैनल में एक ही मेंबर हो। इस पैनल में देखो कितने मेंबर है, पैनल में 2 मेंबर हैं। अरे हाँ ना बोलो ना यार, कुछ मेरे को पता ही नहीं चल रहा, आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर है। क्यों रखे हैं आपने माइक ऑफ ऑन, सॉरी, ठीक है। इस पैनल में देखो जरा कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, तो ये तो ऐड कर रहे हैं इंटरनल इंटरमिनेसी को। पर थर्ड पैनल में देखो, थर्ड पैनल में 2 मेंबर तो हैं, बट इसका ये वाला मिसिंग था, ये वाला, तो हम ऐसे सोचेंगे कि इसकी जगह यहाँ लग गया, तो कोई बात नहीं, तो इसके कारण तो डीएसए 0 आ रहा है ना, इस वाले पैनल के कारण। आ किसके कारण रहा है, इसके और इसके कारण, तो डीएसए कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर। देखो एक होता है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, और एक होता है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। क्या दोनों में फर्क है कुछ? बिल्कुल फर्क है। एक प्लेन फ्रेम है, उसका जॉइंट कैसा है, रिजिड, और एक प्लेन फ्रेम है, उसका जॉइंट कैसा है, पिन। उसका हर कनेक्शन पिन है, उसका हर जॉइंट पिन है, ठीक है। लेट्स से कि ये आपका पोर्टल फ्रेम है इस तरह से, ठीक है, इसका हर जॉइंट रिजिड होता है, यहाँ, ठीक है, हर जॉइंट इसका रिजिड होता है। रिजिड जॉइंट का ये मतलब है कि जैसे लोड इसको कहाँ लगेंगे, ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगा इसके मेंबर पे, तो इसकी इस तरह से बेंडिंग होगी, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी बेंडिंग होगी। तो मतलब बेंडिंग होगी तो इस लोड के कारण क्या है, बेंडिंग मोमेंट आ रहे हैं। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए एक बीम की, तो इसके एंड पे क्या होंगे, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे जॉइंट क्या है, रिजिड जॉइंट है, वो बेंडिंग मोमेंट को रिलीज नहीं होने दे रहा। वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू वहां पे तो आ रही है क्योंकि वो जॉइंट रिजिड है। आपके ट्रस में क्या होता है, ट्रस में हर मेंबर जो होता है वो पिन जॉइंटेड होता है, पिन जॉइंटेड, इसका मेंबर ऐसे जुड़ा होता है, ऐसा जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में जो रोटेशन है वो फ्री होती है, रोटेशन आपकी हो सकती है, पर क्या करते हैं इस तरह से पूरा हर जगह से, मतलब तीसरा मेंबर भी जोड़ देते हैं इस तरह से, तो फिर जब इसके जॉइंट पर लोड लगता है तो ये मेंबर एंगल आपके चेंज नहीं होते हैं। समझ आ रहे हैं? तो ये जो पिन लग रही है इसे पिन कनेक्शन कहते हैं, और यहाँ पे पिन कनेक्शन पे मोमेंट का वैल्यू नहीं टिक सकता, ठीक है। यस सर। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, पिन जॉइंटेड नाम दे दिया। तो इसको क्या नाम दे दिया, रिजिड जॉइंटेड। तो अगर आपके सामने रिजिड जॉइंटेड आया तो उसे हम क्या मानते हैं, प्लेन फ्रेम मानते हैं। तो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम क्या होता है बेसिकली, प्लेन का मतलब 2D, पिन जॉइंटेड मतलब ट्रस, तो ये क्या है बेसिकली 2D ट्रस है। अगर ऐसा लिखा होगा पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो वो क्या होगा, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम 3D ट्रस होगा,
ठीक है, अगर वहां लिखा होगा रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड स्पेस फ्रेम, तो वो क्या होगा 3D फ्रेम। समझ 3D आ रही है बात? एग्जामिनेशन की भाषा में बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है बच्चों को। बच्चे सिर्फ प्लेन फ्रेम पढ़ के जाते हैं, प्लेन फ्रेम पढ़ लिया, पिन जॉइंटेड पढ़ा ही नहीं, तो आंसर लगा दिया 3m + r - 3j ds का, तो वो तो गलत हो गया। आंसर क्या आना था? m + r - 3j। ठीक है, गुप्ता की स्टार्टिंग वाले पेज में इस पे बड़े क्वेश्चन बने हुए हैं इसी तरह से, अगर है किताब तो देख सकते हो वहां क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि हर एक जॉइंट जो है ट्रस का, उसे क्या माना जाता है? पिन कनेक्शन माना जाता है, उसे पिन जॉइंट माना जाता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो यार थोड़ी देर ब्रेक करते हैं, फिर पढ़ते हैं वापस। कितना देर का ब्रेक चाहिए? खाना ही खाना है सर, 20 मिनट 20 नहीं मिनट खाना सर, 15-20 मिनट में हो जाएगा। 15-20 मिनट में हो जाएगा, चलो ठीक है। तो 20 मिनट्स का ब्रेक दें, 9:50 9:50 पे वापस मिलते हैं। ठीक है, 9:28 हो रहे हैं बेसिकली, तो 9:50 पे वापस मिलते हैं। ठीक है, वापस आ जाओ, फिर हम 1.5 घंटा क्लास और करेंगे। ओके। ओके।